हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स यानी कि 28 मई 2020 की करंट अफेयर्स को लेकर के। एंड अगेन ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपके आज की क्लास के साथ में और आप देखते जाइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको पता है तो आंसर भी करते जाइएगा। खैर, आपके पहले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि 27 मई 2020 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? राजीव गांधी की, मोरारजी देसाई की, लाल बहादुर शास्त्री की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की? सो भाई आंसर इसका आप सब लोग को आई थिंक पता होगा, बट अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है कब? 27 मई 2020 को, यानी कि कल के दिन में। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे समझना, हमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी 56वीं पुण्यतिथि 27 मई 2020 को मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। 27 मई 1964 को नेहरू ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1964 को उनकी डेथ हुई थी। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। हम सभी को पता है, चाचा नेहरू हम उनको बुलाते थे। देन इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की थी। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था जो एक धनी परिवार के थे और माता का नाम स्वरूप रानी था। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को पता है 14 नवंबर के दिन में पंडित नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। देन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की जो डिग्री थी वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी बार एंड लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे सब बार में बुलाए भी गए थे। देन 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रेरित हुए। देन उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद, लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजपुर 1936, दिल्ली 1951, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 को सुशोभित किया। साल 1955 में पंडित जी नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। देन आज़ादी के बाद देश को विकास पथ पर लाने के लिए उन्होंने योजना आयोग का गठन किया। उनकी नीतियों की वजह से देशों में कृषि और उद्योग को एक नया रूप मिला, एक नया युग शुरू हुआ। पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का रचयिता कहते हैं। उन्होंने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। देन पंडित नेहरू एक महान राजनीतिज्ञ थे और प्रभावशाली वक्ता होने के साथ साथ उन्होंने महान लेखक का भी योगदान प्ले किया है। उनकी रचनाओं में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया इन द वर्ल्ड है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और बायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम प्रचलित है। अब आप ये सारी की सारी कहानियां अगर देखोगे या रचनाएं देखोगे तो डेफिनेटली दीज जो आपकी चीज़ें हैं वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी आती हैं। खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के पहले गठित अंतरिम सरकार में और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को उनके निधन तक इस पद पर वो बने रहे थे। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड NYIPLA 2020 जीता है? मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पुरस्कार है डॉक्टर राजीव जोशी के द्वारा जीता गया है। IBM अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, IBM टेक्नोलॉजी ऑफ अकेडमी के सदस्य डॉक्टर राजीव जोशी एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं में बेहतर करने के लिए या उनको बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन यानी कि NYIPLA 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। उन्होंने एक ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। डॉक्टर जोशी के आविष्कार जैसे कि स्केलिंग के लिए नोवेल इंटरकनेक्ट प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, भविष्य कहलाने वाला विश्लेषण के लिए मशीन शिक्षण टेक्निक, उच्च बैंडविड्थ, उच्च प्रदर्शन और कम शक्ति वाले एकीकृत सर्किट और मेमोरीज और AI में अनुप्रयोगों के लिए हार्वर्ड एक्सेलरेटर में उनका उपयोग दिन प्रतिदिन के जीवन, वैश्विक संचार, चिकित्सा क्षेत्र इत्यादि में बढ़ाने में मदद करता है। देन वर्ष का यानी कि 2020 का आविष्कारक हर साल समाज के प्रति एक आविष्कारक के योगदान को सम्मानित करने के लिए सम्मानित किया जाता है और विजेता को करीबन $5,000 या आप बोल सकते हो 3.78 लाख रुपीस से सम्मानित किया जाएगा या जाता है। देन
उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे से अपनी स्नातक की पढ़ाई को कंप्लीट किया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में 255 से अधिक पेटेंट आविष्कारों और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के साथ आईबीएम थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर न्यूयॉर्क के लिए मास्टर आविष्कारक के रूप में काम करते हैं। अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज़ है। देन वह इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक सदस्य हैं और उनके कार्यों को 200 से अधिक प्रकाशनों और पत्रिकाओं में संदर्भ के रूप में प्रकाशित भी किया गया है। देन ये रहे डॉक्टर राजीव जोशी, तो आप देख सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ऊर्जा वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऊर्जा वित्त निगम यानी कि पीएफसी, या आप बोलोगे पावर वित्त फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऊर्जा मंत्रालय और भारत के प्रमुख एनबीएफसी के तहत केंद्रीकृत सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक, नंबर 2 में लिखा है कि नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट्स उनमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है, इसको आपको बताना है। पढ़ लो पहले, फिर आराम से अपने आप से आइडेंटिफाई करना कि क्या सही है। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की अग्रणी एनबीएफसी ऊर्जा वित्त निगम, हो गया क्लियर, ने मध्य प्रदेश राज्य में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। क्लियर, दोनों चीजें सही हैं। देन मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा घटकों की स्थापना के लिए एनबीपीसीएल धन मुहैया कराएगी। इस समझौता ज्ञापन से पीएफसी और एनबीएफसीएल के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करने और 12 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू करने के राज्य सरकार के उद्यम के एक हिस्से के रूप में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा घटकों के साथ ही 225 मेगावाट की क्षमता वाले पनबिजली संयंत्रों को धन मुहैया कराने में मदद भी मिलेगी। देन इस समझौते के तहत बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर, रायसेन होशंगाबाद, सक्खर पिंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा, दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद इत्यादि जैसी कुछ बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध भी कराया जाएगा। देन ऊर्जा वित्त निगम, ऊर्जा मंत्रालय और भारत के प्रमुख एनबीएफसी के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके क्लियर हैं। देन आपसे पूछा जा रहा है, श्यामला जी भावे कौन थी? एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार थी, चित्रकार थी और ग्राफिक कलाकार थी, पौराणिक तबला वादक थी, शास्त्रीय संगीतकार थी या हिंदी फिल्म मेकर थी या कलाकार थी? से आप देख लीजिए यहाँ पे कि वो शास्त्रीय संगीतकार थी श्यामला भावे जी। देन शास्त्रीय संगीत का श्यामला भावे जी को जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली की अच्छी जानकार थी और उदयवान विदुषी की उपाधि प्राप्तकर्ता का हाल ही में बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 79 ईयर्स की थी। 14 मार्च 1941 को बेंगलुरु में एक संगीत परिवार में जन्मी। वह शहर में हिंदुस्तानी शैली के शुरुआती कर्मकारों में एक थी और उन्होंने अपने स्कूल के सैकड़ों छात्रों को शेदमपुरम में सरस्वती संगीत विद्यालय में पढ़ाया था। सुश्री भावे पंडित गोविंद विठल भावे की बेटी थी, जिन्होंने कई वाद्ययंत्र गाए और बजाए, और उनकी माँ लक्ष्मी भावे भी शास्त्रीय गायिका थी। अच्छी चीज़ है ये। देन श्यामा भावे ने 6 साल की उम्र में संगीत प्रतियोगिता जीती और 12 साल की उम्र में संगीत की प्रस्तुतियां देनी शुरू कर दी। उन्हें स्वर्गीय सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा उभयगण विदुषी दोनों शैलियों में विशेषज्ञ के खिताब से सम्मानित किया गया जब वे मैसूर के 19th दीवान थे। देन उन्होंने 1997 से 2001 तक 2 कार्यकालों के लिए कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में काम किया था। देन उनकी कुछ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया गया था, जिसमें जीवी अय्यर की पहली फिल्म, संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य और भारत की पहली संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी शामिल है। देन ये है श्यामला जी भावे। एंड अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि खीर भवानी मेला हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है ये खीर भवानी मेला? खीर भवानी मेला आपके जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। अब देख लो इसके आगे, केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, वहां पे गांदरबल, ठीक है, जिले के तुलमुल्ला गांव में इस साल 30 मई को होने वाली वार्षिक
खीर भवानी मेले को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है। देन श्रीनगर के पास तुलमुल्ला गांदरबल गांव में राज्ञा देवी मंदिर माता खीर भवानी मंदिर के नाम से प्रेरित है। मंदिर देवी खीर भवानी को समर्पित है। देन देवता को महायज्ञ देवी, राज्ञा देवी या राज्ञा देवी, राजनीस एंड उसके साथ साथ में आप बोलोगे राज्ञा भगवती भी कहा जाता है। देन खीर शब्द चावल के हलवे को संदर्भित करता है जो देवी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर स्थित स्थिर झरने में चढ़ाया जाता है। यह कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भी है। यह एक वार्षिक उत्सव है जिसके दौरान देवी के भक्त माता खीर भवानी उपवास करते हैं और मई या जून के महीने में पूर्णिमा के 8वें दिन, भाई ये आपको याद रखना है, ज्येष्ठ दशमी के दिन यहाँ आते हैं। विश्वास के अनुसार देवी वसंत के पानी का रंग बदलती भी हैं। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि फेम इंडिया पत्रिका और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली लोगों 2020 के सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किन मंत्री को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। भाई नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है। आप पुरस्कार मिला है, आप बोल लीजिए कि ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। फेम इंडिया पत्रिका और एशिया पोस्ट के 50 प्रभावशाली लोगों 2020 का सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर स्थापित किया गया है। उन्हें 99.6% लोगों ने जननायक और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों की फेरहस्ती में सबसे आगे हैं। वे प्रभावशाली व्यक्तियों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है। यह तथ्य फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 प्रभावशाली वार्षिकों की वर्ष 2020 के सर्वे में सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता और बुलंद इरादे के आधार पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 50 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में राजनेता, उद्योगपति, अभिनेता, पत्रकार समेत ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ 7 राज्यों के मुख्य मंत्रियों में कब्जा जमाने में सफल रहे हैं। देन गृह मंत्री अमित शाह 30वें नंबर पर चुने गए हैं। वेरी गुड। देन लिस्ट में देश के कुल 8 मुख्यमंत्री शामिल हैं। 5वें नंबर पर भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम है। टॉप 10 में 6ठे नंबर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडेशन श्री रविशंकर को सूची में 7वां स्थान मिला है। वह जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 8वां स्थान मिला है। देश के एनएस से अजीत डोभाल को 9वां और साफ सुथरी छवि एवं संबद्ध मुख्यमंत्री के तौर पर ओडिशा के नवीन पटनायक को 10वें स्थान पर रखा गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा प्रबंधन क्षमता और प्रभावी कार्यशैली के कारण 11वें स्थान पर रखे गए हैं। देन सर्वे में शामिल होने वाले अन्य मुख्यमंत्रियों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13वें स्थान पे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 77वें स्थान पे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 30वें और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरदीप सिंह 31वें स्थान पर हैं। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया NGC 3895 क्या है? ये एक सर्पिल आकाशगंगा है। मैं आपको बता दे रही हूँ, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। नासा के हबल दूरबीन ने एक सर्पिल आकाशगंगा NGC 3895 की एक छवि जारी की है जो रंग और आकार में एक बरिस्ता द्वारा बनाई गई कॉफी जैसी दिखाई देती है। आकाशगंगा के अस्तित्व को पहले भी जाना जाता था और इसे अतीत में भी दूरबीन द्वारा खोजा गया था। एडमिनिस्ट्रेशन के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 3895 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर को कैद किया है जो कि एक स्पाइरल आकाशगंगा है और इसकी खोज पहली बार 18 मार्च 1790 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। लेकिन कॉस्मिक रिंग ऑफ फायर नाम के इस नज़ारे को पहली बार ही देखा गया है। देन आकाशगंगा 161 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी पर स्थित है। यह उर्सा मेजर का एक हिस्सा है। दूर उर्सा प्रमुख तारामंडल में एक दूर की ओर घूमने वाली आकाशगंगा है जो किसी तारों की आंख वाले बरिस्ता के द्वारा कॉफी जैसी संरचना बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हबल पर रिकॉर्ड की गई आकाशगंगा मिल्की वे से 50 गुना अधिक दर से तारे बना रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने वन लार्ज स्टेलर लेटर टू गो शीर्षक के तहत छवि जारी की है। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सी भाई देखिए, आपके प्रेम कुमार नायर या प्रेम के नायर को राजदूत बनाया गया है नाइजर गणराज्य में। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने नियुक्ति की पुष्टि की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 26 मई 2020 को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था।
प्रेम के नायर वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत हैं। हम्बनटोटा की बात मैं कल ही अपनी क्लास में कर रही थी। देन वह शीघ्र ही अपना कार्यभार संभाल भी लेंगे। श्री राजेश अग्रवाल उनसे पहले नाइजर गणराज्य के भारतीय राजदूत थे। आप ये भी याद कर सकते हैं, मैं भी आपसे पूछा जाए। देन वह एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता देती हूँ एक एम्बेसडर के बारे में। एक राजदूत एक मान्यता प्राप्त राजनयिक है जिसे किसी देश की सरकार द्वारा भेजा जाता है। वह एक विदेशी देश में स्थायी प्रतिनिधि रहता है। एक आधिकारिक दूत और एक उच्च रैंकिंग राजनयिक के रूप में उनके मुख्य कार्य में अपने और अन्य देशों की सरकारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना शामिल है। इसके अलावा दूसरे देश में रहते हुए राजदूत राजनयिक, प्रतिरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा का हकदार भी है। इसके अलावा विदेशी कूटनीति का लक्ष्य राष्ट्रों के बीच शांति की दिशा में काम करना है। बुरी गतिविधियों को रोकने में राजदूतों की प्रमुख भूमिका होती है। उदाहरण में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय रिश्वत आदि शामिल है। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की भी घोषणा कर दी है। देन आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्राइफेड के सहयोग से निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया गया। भाई ये जो किया गया था वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के द्वारा किया गया था। अब इसमें क्या है डिटेल में बता देती हूँ। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय या मामले के मंत्रालय के ट्राइफेड के सहयोग से राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद के सबक पर आप अपनी स्कीम जाने व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया। जनजातीय मामले के मंत्रालय के ट्राइफेड प्रबंधक निर्देशक श्री प्रवीण कृष्णा कोविड-19 के बाद के सबक का विवरण देने पर मुख्य वक्ता थे। देन ट्राइफेड जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत जनजातियों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद करने और उन्हें ट्राइब्स इंडिया के बैनर के तहत भारत एवं विश्व भर में उन्हें बेचने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने एक #GoTribal कैंपेन अभियान आरंभ किया है और देश भर में हवाई अड्डों सहित 120 से अधिक स्थायी आउटलेट खोलने, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, प्रदर्शनियों, भव्य आदि महोत्सवों का आयोजन करने और कामगारों या कारीगरों के लिए अधिक क्षमता निर्माण, गुणवत्ता सुधार तथा बाजार संरक्षण करने के द्वारा अपने अधिक फलते फूलते एवं ताकतवर होते जा रहे हैं। देन ट्राइफेड भी एक उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम का निर्माण करने के लिए MSME मंत्रालय के साथ साथ देश के अग्रणी IIT एवं IIM के साथ साझेदारी करने के द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स पहल के साथ आगे आ रहा है। ट्राइफेड ने जनजातीय समुदाय की उत्तरजीविता के लिए बेहद आवश्यक राशन किट उपलब्ध कराने में ए स्टैंड विद ट्राइबल फैमिलीज घटक के जरिए आर्ट ऑफ लिविंग के #I स्टैंड विद ह्यूमैनिटी पहल के साथ गठबंधन किया है। कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही राशन किट वितरित किए जा चुके हैं और देश के अन्य हिस्सों के लिए भी वितरण की योजना बनाई जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं। ट्राइफेड ने यूनिसेफ के सहयोग से वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान भी आरंभ किया है, जिसके तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देश के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देन वन धन के तहत अनुसरण की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का उल्लेख करते हुए श्री कृष्णा ने छत्तीसगढ़ में NTFP मदों की हर द्वार पर खरीद, मणिपुर में मोबाइल वैनों के जरिए वन धन उत्पादों की बिक्री, रायगढ़ में MFP प्रसंस्करण इकाइयों ट्राइफेड की स्थापना, मध्य प्रदेश में अपनी दुकान पहल की चर्चा की। आपके आज के अंतिम प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जावेद अशरफ को, विजय सिंह ठाकुर को, अशोक कुमार मीरपुरी को या पेरियासामी कुमारन को। पेरियासामी कुमारन को क्या किया गया है, सिंगापुर में भारत का राजदूत बनाया गया है। पेरियासामी कुमारन को 26 मई 2020 को सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह जावेद अशरफ का स्थान लेंगे जिन्होंने नवंबर 2016 में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त का पद संभाला था। कुमारन के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद भी है। देन वे वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत हैं और अक्टूबर 2016 से इस पद पर कार्यरत हैं। कुमारन 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और सितंबर 2011 से जून 2014 तक कोलंबो में भारत के उच्चायोग में उप उच्चायुक्त के रूप में उन्होंने कार्य भी किया था। उन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में भी काफी कार्य किया है। ये हैं आपके पेरियासामी कुमारन, आप इनको देख सकते हैं।
जैसा कि मैंने बोला कि ये आपके आज के क्या है अंतिम प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न था। और कोविड-19 की चर्चा आज आपका 28 तारीख तो हो गई है और बहुत जल्दी 31 भी मई आने वाला है। लॉकडाउन 5.0 आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, या देखेंगे कि लेट्स सी कि आता भी है कि नहीं आता है, या आपको अभी भी रहने की आदत हो गई है। खैर, उत्तर भारत में लू ने अपनी बहुत बुरे प्रकोप का सामना करने पर मजबूर करवा दिया है लोगों को, और लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं भी खुलेगा तो चलेगा, क्योंकि लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, बट अर्थव्यवस्था को इसकी ज़रूरत है। तो होप सो, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय।